जिंदगी में किसी ना किसी मुकाम के ऊपर आपका पाला पीसी या लैपटॉप के साथ जरूर पड़ा होगा और आपने ये वर्ड जरूर सुने होंगे, कोर i5, i7, i9 या जनरेशन जो होती हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो इस इनका मतलब क्या होता है? आपको कौन सा पीसी या लैपटॉप बाय करना चाहिए? मुझे नहीं पता। मैं एज अ ग्राफिक डिजाइनर अगर कोई काम करना चाहता हूँ तो मेरे लिए कौन सा पीसी या लैपटॉप बेहतर है, कौन सी ऐसी जनरेशन है जो मुझे बाय करनी चाहिए? तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी सर। i5 या i7, ये जो मार्केट में हमें टर्म्स सुनने को मिलती हैं कि i5 सिस्टम जो है वो ज्यादा बेहतर है, i7, आज तो i9 आ गया है, ठीक है। अब जनरेशन की बात करें तो उसमें 8 जनरेशन है, 9 जनरेशन है, 10th जनरेशन तक जो है आगे इसके सोन जो है आ रहे हैं सिस्टम्स। तो इन टर्म्स का क्या मतलब है? हमें कौन सा लैपटॉप बाय करना चाहिए? ये जनरेशंस क्या हैं? ये कोर i5, ये क्या चीजें हैं? ये टर्म्स किसके लिए यूज होती हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले तो समझना चाहिए कि सिस्टम के हवाले से कि इसमें ये चीजें वर्क कैसे करती हैं। ये कोर i9 i7 टर्म यूज होती हैं प्रोसेसर के लिए, उसको कैटेगराइज करने के लिए, ठीक है। और ये टर्म बनाई है इंटेल ने। कोर i3, 5, 7, 9 ये इंटेल की है, AMD की डिफरेंट है। अब क्योंकि हमारे यहाँ पर ज्यादातर और वैसे भी वर्ल्ड वाइड भी ज्यादातर इंटेल यूज होता है, इंटेल प्रोसेसर, तो हम उसी को डिस्कस करते हैं। अब थोड़ा सा पीछे आप जाए ना, जब इंटेल पेंटियम का टाइम था जी, इंटेल पेंटियम सिस्टम जो है वो चलते थे, तो उसमें मेनली चीज जो देखी जाती थी वो थी उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, जो गीगाहर्ट्ज में नापी जाती थी। 2.3 गीगा, 2.7 गीगा, 3.0 व्हाटएवर, तो इस तरह वो नापी जाती थी। तो उस टाइम के अंदर यही चीज देखी जाती, जिसके गीगा ज्यादा, चीजें ज्यादा सिंपल थी। गीगा ज्यादा इसका मतलब उसकी स्पीड ज्यादा, ठीक है, पर सेकंड वो ज्यादा कैलकुलेशंस कर सकता है या इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, तो वो डन था वहां पर। लेकिन उसके बाद टाइम आया, एक लिमिट आ गई कि इससे ज्यादा आप इसकी फ्रिक्वेंसी नहीं बढ़ा सकते। अब स्पीड तो इंप्रूव करनी थी, तो कंपनीज ने, मेनली इंटेल ने ये किया कि मल्टी कोर का कंसेप्ट ले आया, ठीक है। आप मल्टी कोर के बारे में सुनते होंगे, तो वो मल्टी कोर का कंसेप्ट लाया। सबसे पहले आया ड्यूल कोर, यानी एक ही प्रोसेसर के अंदर 2 कोर्स होंगे। आप कह सकते हैं कि 2 प्रोसेसर होंगे उसके अंदर। मतलब डुअल कोर का मतलब है कि एक ही पीसी के अंदर 2 प्रोसेसर है, 2 दिमाग है, समझ ले 2 अलग अलग पीसी हैं, जो है प्रोसेसर है ना, उनको मिलाकर उन्होंने एक बना दिया, एक प्रोसेसर बना दिया, उसे ड्यूल कोर कहा गया। उसके बाद उसकी एक एडवांसमेंट कोर 2D आ गई, C2D भी जिसको बोलते थे, ठीक है। अब उससे फिर चीज एक चल पड़ी मल्टी कोर्स की, कि एक ही प्रोसेसर के अंदर मल्टीपल कोर्स लगाई जाएंगी। फिर उसके अंदर एक और चीज, मैं टर्म जरा क्लियर कर रहा हूं क्योंकि यही आमतौर पर यूज होती है। फिर आ गई थ्रेडिंग की। अब थ्रेडिंग और कोर में फर्क है। अब आमतौर पर आप देखेंगे कि इसमें 4 कोर है और 8 थ्रेड है, यानी हर कोर के अगेंस्ट 2 थ्रेड्स मिलते हैं, ठीक है। वो उनको वर्चुअल या लॉजिकल प्रोसेसर भी कहते हैं। लॉजिकल प्रोसेसर मेनली कहते हैं, वर्चुअलाइजेशन किसी और तरफ चली जाती है, तो उसे लॉजिकल प्रोसेसर कहा जाता है। मैं उसके डीप नहीं करता कि उनका क्या मतलब है और क्या है। आप सिंपल समझ लें कि उन्होंने लॉजिकल प्रोसेसर बना लिए कि बजाय इसके हम फुल फ्लेज कोर हार्डवेयर लगाएं जो कि एक्सपेंसिव होगा और वो साइज भी ज्यादा लेगा, उसकी बजाय मेन हार्डवेयर सेम होगा और उसके आगे 2 लॉजिकल प्रोसेसर आ जाएंगे और वो दोनों उसी को यूज करेंगे। आमतौर पर ये होता है कि एक आपने वर्किंग हो रही है तो उसके लिए एक ब्लॉकिंग कॉल आ गई, लाइक हार्ड ड्राइव से डाटा लेके आना है, तो उतनी देर वो कोर फ्री है, वो कोई काम नहीं कर रही। लेकिन अगर आगे उसके 2 लॉजिकल प्रोसेसर होंगे उस कोर के लिए, तो एक लॉजिकल प्रोसेसर वेट कर रहा है डाटा के लिए, तो दूसरा लॉजिकल प्रोसेसर वर्किंग करवा सकता है। तो इससे अल्टीमेटली स्पीड इंप्रूव होती है, ठीक है। आप समझ लो वो लॉजिकल प्रोसेसर ही चाहे, लेकिन एक इंप्रूवमेंट देते हैं। तो ये चीजें आ गई। अब इसके बाद पेंटियम एरा के बाद इंटेल ने शुरू कर दिया कोर्स को, ठीक है। कोर स्कीम लेके आया वो, कोर i5, i3, i7 ऑनवर्ड। देखा जाए तो जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है ना, और आम ख्याल भी यही है, तो ये इंप्रूव होता जा रहा है, ठीक है, बेटर होता जा रहा है ये। लेकिन ये जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी भी नहीं है कि एक i3 प्रोसेसर है वो लो ही होगा एज कम्पेयर टू i5। आप कह सकते हैं ब्रॉडर पिक्चर में वो है भी है, लेकिन एग्जैक्टली आपको स्पेस देखना होगी उस प्रोसेसर की, ठीक है। उसकी शीट में जाके उसका जो भी नंबर है उसको सर्च करके उसकी स्पेसिफिकेशन देखनी होगी, क्योंकि इनके अलावा भी एक स्कीम है, सुफिक्स उसको कहते हैं इंटेल, सुफिक्स यानी एंड पे जो उन्होंने नंबरिंग लगाई होती है, वो कुछ अल्फाबेट्स हैं मेरे पास लिखे हुए हैं, ये भी मैटर करते हैं। कोर के अलावा भी ये कोर i3, i5, i7 किसी में भी हो सकता है, ये भी मैटर करता है। मतलब ये तो प्रोसेसर का नाम है, ये कैटेगराइज उन्होंने किया हुआ है, एक टाइप उसको दी हुई है। उसके बाद वो एक लिखते हैं नंबर जी, ठीक है। ये 7400 है,
हाँ जी, इस तरह कोई नंबर आ रहा होता है 10-300 है, ठीक है, इस तरह नंबर। अब वो जो नंबर होता है ना, एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, वो नंबर का जो पहला डिजिट होता है वो जनरेशन को बताता है। अगर 4500 है ना तो इसका मतलब है फोर्थ जनरेशन है। तो फर्स्ट डिजिट अगर वो 95 है तो इसके मतलब वो 9 जनरेशन। अगर वो 36 है इस तरह कुछ है तो वो थर्ड जनरेशन है। तो आपको सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट, ये बात आपको समझ आ गई। आपने अगर किसी भी पीसी का जो है ये चेक करना है कि वो कौन सी जनरेशन है, तो आप जब प्रॉपर्टीज में जाकर राइट क्लिक करके देखते हैं, वो प्रोसेसर के साथ कुछ नंबर आ रहा होता है, तो अगर तो उसका डिजिट आपको पता है कि वो 3 से स्टार्ट होता है, 4 से होता है, तो आप उससे आइडिया लगा सकते हैं कि वो कौन सी जनरेशन है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। जनरेशन को हम आगे डिस्कस करते हैं, इनका क्या है। मैं अब आ रहा हूँ जो उसके लास्ट पे एक कोई वर्ड वो करेक्टर लिखा होता है, वो सी है, एफ है, एच, के, एम, क्यू, टी, यू, एक्स, वाई। ये सारे 4-5 कैरेक्टर्स हैं, ये कैरेक्टर हैं जो एंड पे होते हैं। अब सी का मतलब होता है कि ये हाई एंड ग्राफिक्स प्रोसेसर है और ये डेस्कटॉप के लिए, ठीक है, और ये कुछ पुराने या मे भी अभी ना नजर आते हो। एच लिखा हो तो इसका मतलब है इसमें भी हाई परफॉर्मेंस ग्राफिक्स है, ठीक है। और अगर के लिखा हुआ तो इसका मतलब है ये ओवरक्लॉक किया जा सकता है, ठीक है। जो के जितने प्रोसेसर होंगे ना वो ओवरक्लॉकिंग के लिए यूज होंगे। ओवरक्लॉकिंग क्या चीज है सर? ओवरक्लॉकिंग क्या होती है कि एक उन्होंने बेस फ्रीक्वेंसी सेट की, जो हमने पहले डिस्कस किया है कि वो गीगाहर्ट्ज में जो आती थी, ठीक है, वो तो फ्रीक्वेंसी तो आज भी वो यूज होती है, ठीक है। बेस फ्रीक्वेंसी मिसाल है 2.0 उन्होंने फिक्स की, लेकिन आप उसको ओवरक्लॉक करके 2.7 3.0 तक लेके जा सकते हैं, ठीक है। वो थोड़ा टेक्निकल होता है लेकिन आप कर सकते हैं। और जिस प्रोसेसर के लास्ट पे के आ रहा है वही इसको सपोर्ट करता है, इंटेल के वो प्रोसेसर इसको सपोर्ट करते हैं। उसके बाद एम है मोबाइल। ये पहले टर्म यूज होती थी मोबाइल प्रोसेसर के लिए, यानी जो पोर्टेबल मशीन के अंदर यूज होंगे, लाइक लैपटॉप, ठीक है, या मोबाइल। उसके बाद इसी की आगे बिल्ट इन प्रोसेसर रैम वगैरह के साथ आ रहे हैं, जैसे वो भी कह सकते हैं, और आम लैपटॉप के बारे में भी आप बात कर सकते हैं। उसके बाद इसी को एक्सटेंड करके यू और वाई ठीक बनाए गए, यानी एम को खत्म कर दिया, उसके बाद आगे यू और वाई। यू का मतलब है अल्ट्रा लो पावर और वाई का मतलब है एक्सट्रीमली लो पावर, ठीक है, ये दोनों वर्ड यूज होते हैं। और उसके बाद टी है, ये पावर ऑप्टिमाइज है फॉर डेस्कटॉप कंप्यूटिंग, यानी इसमें सारा कुछ डाल दिया। ये पावर हंग्री भी नहीं है, पावर ऑप्टिमाइज है, लो कंजम्पशन करता है, और ये डेस्कटॉप के लिए हाई कंप्यूटिंग के लिए यूज होता है। तो इस तरह ये कुछ लेटर्स हैं जो एग्जैक्टली बताते हैं। अब देखें, अगर आप जाते हैं ना उसकी तरफ, लो पावर की तरफ, तो ज़ाहिर है उसकी अगर वो कंजम्पशन कम कर रहा है ना, उसकी वैसे भी पावर कम हो जाएगी, जो कंप्यूटेशन पावर है वो भी कम हो जाएगी। और इनमें मोस्टली फ्रिक्वेंसीज कम होती हैं, ठीक है। आज भी फ्रीक्वेंसी जिसकी ज्यादा होगी वो ज्यादा पर सेकंड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। तो वो एक फर्क तो आएगा ही आएगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कोर टू डी आप 3.0 ले आओ और आज के जो कोर i3 कोर i5 हैं वो आप 1.7 लेके आओ तो वो उससे बेटर होंगे, नहीं, ठीक है। वो कोर टू डी को पुरानी टेक्नोलॉजी होगी। अब जनरेशन जो आगे आ चुकी हैं और इनके अंदर जो टेक्नोलॉजी आ चुकी हैं वो एडवांस है ज्यादा। तो एक तो ये चीज आ गई, ठीक है, कि इससे आपको आइडिया होता है कि आपकी जो प्रोसेसर है वो क्या क्या फंक्शनलिटी आपको देता है, ओवरक्लॉकिंग देगा या नहीं देगा। अगर ये ज़ाहिर है अल्ट्रा लो पावर है तो ये वैसे भी कंप्यूटेशन पावर में भी कम होगा। अब इसके बाद आ जाती है बात जनरेशंस की। अच्छा, एक और चीज, इनमें कोर्स का भी फर्क है। अब जरूरी नहीं कि कोर i3 में, अभी तो ड्यूल कोर चलते हैं सारे, मिनिमम ड्यूल कोर तो होगा जो कोर i3 है। कोर i5 में भी ड्यूल कोर है, जरूरी नहीं कि वहां पर 4 कोर हो जाएंगी, ठीक है, उसमें भी ड्यूल कोर आपको मिलेंगे, यानी 2 कोर ही होंगी और लॉजिकल प्रोसेसर मिला के वो 4 हो जाएंगी। तो वो भी 2 कोर होगा, लेकिन उसमें क्वाड कोर भी आएगा, 4 कोर वाला। फिर उसके आगे आप i7 और i9 जो है ये इसमें क्वाड होंगे, लेकिन हो सकता है 6 भी हो, 8 भी हो। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि वो उसका नंबर क्या मतलब है, आप उसके नाम पे ना जाए वो i5 है या i3 है, अब वो नहीं बताएगा। कोर्स के ऊपर उसके कोर्स चेक करेंगे कि वो कितने कोर्स हैं। आप एग्जैक्टली वो ये नहीं बता सकते वो कितना पावरफुल है, ठीक है। अब अगर आप देखें ना, आपने कोर i5 एक लिया और कोर i7 आप एक लेते हो और कोर i5 क्वाड कोर है या 6 कोर, दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं जी। एक तरफ है कोर i5 और एक तरफ है कोर i7। अब हो सकता है i7 में 4 प्रोसेसर हो, 4 कोर हो, और ऐसे भी है कि कोर i7 में 4 लॉजिकल प्रोसेसर भी 4 है, यानी कोर भी 4 और थ्रेड भी 4 है। लेकिन कोर i5 ऐसा हो सकता है, i7 से पीछे कोर i5 ऐसा हो सकता है जिसमें 4 कोर हो लेकिन 8 थ्रेड हो,
तो वो तो परफॉर्मेंस बेटर देगा, वो बेटर देगा। ऑल्दो क्लॉक स्पीड्स वगैरह सेम हो, जनरेशन का ज्यादा फर्क ना हो, तो वो सेम होगा। तो इसलिए कि आप सिर्फ इस चीज को ना देखें कि i5 i7, तो ये आपको पूरी पिक्चर नहीं देगा अपनी परफॉर्मेंस की। एक तो ये चीज क्लियर होगी। अब आ जाते हैं जनरेशन की तरफ। अब जनरेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, ऑल्दो को पावरफुल कर रही है, ठीक है, प्रोसेसर पावरफुल होता जा रहा है जितना जितना जनरेशन बढ़ रही है, और उसमें कुछ चीजें जो है वो एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। जैसे एक कंसेप्ट है हाइपर थ्रेडिंग का, टर्बो बूस्ट का, जो इंटेल की टर्म्स है। तो टर्बो बूस्ट के आगे थोड़े टाइम के लिए प्रोसेसर जी जान से अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है, समझ लें पूरी कंप्यूटेशन पावर अपनी लगा देता है, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए। वो ऐसा तब होता है कि अगर ऐसी सारी एप्लीकेशन जो एक खास टाइम के लिए, कुछ सेकंड के लिए जो उनको ज्यादा कंप्यूटेशन पावर चाहिए होती है, और उसके बाद वो नॉर्मल पावर पे भी रन होता है। कोई भी हम बाहरी सॉफ्टवेयर ऑन करते हैं तो स्टार्टिंग में जो है वो एक पता है वो लोड ज्यादा लेता है, और जब वो ऑन हो जाता है तब वो जो है हाँ, जो प्रोसेसर फिर टर्बो बूस्ट को सपोर्ट करता है, उसकी परफॉर्मेंस आपको बेटर नजर आएगी उस केस में, क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए ज्यादा एग्जीक्यूशन, ज्यादा पावर जो है वो दे सकता है। तो टर्बो बूस्ट आ गया, हाइपर थ्रेडिंग आ गई, ये सारे कंसेप्ट आपको इंटरनेट में मिल जाएंगे, मैं ज्यादा डिटेल में इनके जा रहा। फिर वर्चुअलाइजेशन है। वर्चुअलाइजेशन ये है कि आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया, आप उससे हट के 2-3 ऑपरेटिंग सिस्टम उसी पे इंस्टॉल कर सकते हैं, एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर और भी सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, जो वो वर्चुअलाइजेशन में। इसमें आप कह सकते हैं कि मुझे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम करना है, उसके अलावा मुझे ubuntu चाहिए, हाँ, तो हम दोनों कर सकते हैं। दोनों चाहिए तो मैं एक ही पीसी के ऊपर तीनों एक साथ कर सकता हूँ। हाँ, वो भी कर सकते हैं। और उसके अलावा जनरेशन के फर्क से एक और चीज भी आती है कि वो कितनी ज्यादा मेमोरी को सपोर्ट करता है। कुछ प्रोसेसर होंगे वो 16 GB से ज्यादा सपोर्ट नहीं कर सकते, आप लगाओगे तो वो काम नहीं करेंगे, ठीक है। और कुछ होता है वो 32 GB कर सकते हैं, कुछ इससे भी ज्यादा कर सकते हैं, तो इसमें भी फर्क आता है। एक और फर्क आता है जनरेशन वाइज भी, ये फर्क है कि वो कितनी ज्यादा PCI लेन, USB, SATA ड्राइव्स, ये सारी चीजें जो हम सिस्टम के अंदर लगाते हैं। रैम जो होती है गाइस, जिस तरह आपके मोबाइल में रैम होती है कि आपके मोबाइल की 4 GB रैम है, और जो आपकी स्टोरेज है, जो मेमोरी कार्ड जो है आप यूज करते हैं अपनी फोटोज वगैरह जो है जिसमें स्टोर होती है आपकी, तो इसी तरह पीसी के अंदर जो है हार्ड ड्राइव यूज होती है। इसी तरह उसकी सर कह रहे हैं कि लिमिट जो है उसकी लिमिट होती है कि कुछ पीसी इस तरह के होते हैं जो मैक्सिमम 16 GB सपोर्ट करते हैं, कुछ तरह के होते हैं जो 32 GB तक रैम सपोर्ट करते हैं, आप उससे ज्यादा लगा ही नहीं सकते उसके अंदर। ठीक है, अब मोबाइल भी तो समझ लें कि छोटा वर्जन ही है ना, पीसी का या लैपटॉप का एक मिनी वर्जन है जी। सारा कुछ जैसे उसमें प्रोसेसर, रैम, ऑक्टा कोर, ये सारी बातें होती हैं, ये सारा कुछ भी इसके अंदर है, तो ये फर्क आ जाते हैं। अब देखें, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है 16 GB की या 32 GB की, तो आपको क्यों पैसे खर्चने हैं? हाँ, ऐसे प्रोसेसर ही नहीं है तो मैं क्यों 16 GB रैम लगवाऊंगा उसमें। 16 GB रैम लगवाने के अलावा भी ऐसा प्रोसेसर लें जो इतनी ज्यादा रैम सपोर्ट करता हो, वो ज़ाहिर है वो एक्सपेंसिव होगा, वो कॉस्टली होगा, ठीक है। तो इस चीज का असल में ये चीज देखना चाहिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। वैरायटी इसीलिए बनाएगी कि हर एक की एक जैसी नीड नहीं है, जिसको जो चीज चाहिए वो अपने हिसाब से खरीद ले। अब एक अकाउंटेंट अगर देखें हम लोग तो उसके लिए नॉर्मली MS ऑफिस चलाना होता है या कोई भी छोटी मोटी अकाउंटिंग एप्लीकेशन, उसके मुकाबले में अगर हम लोग ग्राफिक डिजाइनर को देखें तो काम तो दोनों ने लैपटॉप पे बैठ के करना है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो ज्यादा होती है क्योंकि ऑब्वियसली ज्यादा होगी, ग्राफिक्स का काम होगा, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि एक आज के टाइम में जो भी सॉफ्टवेयर हैं और जितने एडवांस हो चुके हैं, इवन आप क्रोम को ही देख लें, वो वक्त के साथ साथ जो आप ब्राउजिंग के लिए यूज करते हैं, तो उसकी भी कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट बन गई है। बिल्कुल। अब ये नहीं है कि आप हर सॉफ्टवेयर एक जैसे सिस्टम पे वो चला लेंगे, ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट बन चुकी है। ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ ना कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और मोस्टली यूजर आई थिंक आप कह सकते हैं कि 80-85% जो यूजर है वो विंडोज के हैं, ठीक है। तो उसमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है पहले तो हमें वो देखनी चाहिए कि इससे कम तो आप ले ही नहीं सकते सिस्टम, बिल्कुल, ठीक है। वो मिनिमम रिक्वायरमेंट आपने मीट करनी है, और उसके बाद फिर जो और आपने सॉफ्टवेयर चलाना है वो कौन कौन से हैं। अब अगर हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो उसके लिए रेकमेंडेड जो किया गया वो ये है कि मिनिमम 4 GB रैम चाहिए। मतलब अगर आप विंडोज यूज करना चाहते हैं, कुछ भी बाकी चीजों तो बात का मसला है ना, अगर आपने विंडोज इंस्टॉल करनी है तो मिनिमम आपके 4 GB रैम है, जीरो एप्लीकेशन के साथ विंडोज को 4 GB रैम रिक्वायर, और स्टोरेज जो है मेरे ख्याल 40 से 50 GB उसको रिक्वायर होती है। तो एक तो ये फिक्स हो गया कि 4 GB। अब देखें, ये जीरो एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट है,
अभी तो कुछ भी, मतलब आपने कुछ भी आपने इंस्टॉल नहीं ऑन किया। होने के लिए रिक्वायरमेंट चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि मिनिमम आज के टाइम में आपके पास 8 GB रैम हो सिस्टम के अंदर, ठीक। चाहे वो लैपटॉप है चाहे पीसी है, मिनिमम फिक्स कवर कर लेंगे 8 GB रैम। 8 GB रैम तो होनी चाहिए। हाँ, और उसके बाद आ जाता है फिर कि अब हार्ड ड्राइव का दौर नहीं रहा। वो जो प्लेटर रोटेट होते थे, हेड उसके ऊपर मूव करते थे, वो अब टाइम खत्म हो गया। ठीक। क्योंकि अब इतनी ज्यादा समझ लें कि इसकी जो एप्लीकेशन है वो इतनी ज्यादा स्टोरेज लेना शुरू हो गई, जब से स्टोरेज सस्ती हुई है तो अब इस चीज का ख्याल नहीं रखा जाता कि स्टोरेज कम हो एप्लीकेशन की, वो 2-4 GB में भी चली जाए तो खैर है, 10 GB में भी चली जाए। तो इसलिए अब जाहिर है इतना सारा डाटा लोड होना है जी बिल्कुल, तो वो हार्ड ड्राइव जो है वो उस मामले में बहुत ज्यादा स्लो है, वो आपका बूट टाइम स्लो कर देंगे, मे भी आधा मिनट, इससे भी ज्यादा 1 मिनट तक गुजर जाएगा हार्ड ड्राइव, और जो थोड़ी खराब हो चुकी होती है, जो बिल्कुल नई हार्ड ड्राइव वो फिर भी कुछ ना कुछ साथ दे देती है, लेकिन जब वो थोड़ी उनकी लाइफ ये कौन सी हार्ड ड्राइव, देखोगे हार्ड ड्राइव तो सारी हार्ड ड्राइव होती है ना, तो सारी हार्ड ड्राइव नहीं है, HDD और एक और टर्म आप देखेंगे SSD, सॉरी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, और एक जो पुरानी चलती थी वो हार्ड डिस्क ड्राइव HDD। आप फ्लॉपी डिस्क में भी जाए ना वो टास्क मैनेजर के अंदर, विंडोज के अंदर, तो आपको वो बता रहा होगा ये SSD है या HDD है, ठीक है। तो वो हार्ड डिस्क ड्राइव थी, उसमें प्लेटर मैकेनिकल थी वो सारी, उसके खराब होने के भी चांसेस ज्यादा होते थे अगर कहीं आपसे वो गिर गई है चलते हुए। उसके साइज में भी वो ऑब्वियसली वो थोड़ी बड़ी थी, लेकिन वो साइज तो चलो लैपटॉप के लिए उन्होंने कम कर लिए थे। अब उसके बाद आ गई SSD, ठीक है, वो उससे कह लें आप 15 to 20 टाइम फास्टर है, जो अच्छी SSD है प्रॉपर, तो वो फास्टर है। तो वो फास्ट वे सेंस में है कि उनकी प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो ज्यादा है, जो स्टोरेज डाटा जो आपने जो डाटा उसमें स्टोर है उसको जो कॉपी करना है या रैम में लोड करना है, जब भी आप कोई भी प्रोग्राम लोड करते हैं तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। इन शॉर्ट अगर आ जाएंगे वो 100 MB अगर उसकी स्पीड थी, रीड की स्पीड, तो इसकी आप कह सकते हैं कि 1000 तक होगी, इससे भी ज्यादा होगी, 10 गुना ज्यादा कह सकते हैं आप, है बिल्कुल है। 500-600 MB तक पर सेकंड जो है वो रीड राइट है। और आपको अगर आप शिफ्ट करते हैं ना हार्ड डिस्क आप चेंज करके SSD लगवाते हो, आपको ऑब्वियसली नजर आएगा, मतलब आपको एक पता चलेगा, फील होगा कि यार हाँ, अगर सब कुछ ठीक है ना जी, तो मैं गारंटी देता हूँ 10 से 12 सेकंड में आपकी स्क्रीन बूट हो जाएगी, डेस्कटॉप आपके सामने आ जाएगा, 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं। तो गाइस अगर आप लोग अगर आपका पीसी जो है बहुत स्लो है, बहुत ज्यादा स्लो वर्किंग कर रहा है, आपको लग रहा है या बहुत ज्यादा लो स्पेक्स वाला है, तो मे भी आपकी जो हार्ड ड्राइव है वो HDD हो, तो आप उसको शिफ्ट करके SSD के ऊपर अपने जो है लैपटॉप की स्पीड जो है उसको आप बूस्ट कर सकते हैं, अपनी स्पीड जो है लैपटॉप की या पीसी की आप बढ़ा सकते हैं। इसको चेक करने का बड़ा आसान तरीका है, अगर आपको लग रहा है आपका सिस्टम लैग कर रहा है, स्लो हो रहा है, तो आप सिंपली टास्क मैनेजर ओपन करें, ठीक है, और हार्ड डिस्क को देखें, अगर वो बगैर किसी वजह के 100% पे जा रही है, आपने कोई कॉपी ना लगाई हो, कोई आप एप्लीकेशन ऑन किए और वो 100% पे यूज हो रहा है, ज्यादा वो यूज हो रही है, अब बूट हो चुका है, अक्सर बूट जब होता है ना तब भी कुछ प्रोग्राम बैकग्राउंड पे लोड हो रहे होते हैं, तो उस टाइम में मे भी वो 100% पे जा रहा हो, SSD भी 100% शो करवा रही हो, लेकिन उस थोड़े टाइम के बाद कोई 2-4 मिनट गुजर चुके हैं, बूट सीक्वेंस कंप्लीट हो गया, आपने उसको टास्क मैनेजर ओपन किया और आप देखें कि हार्ड डिस्क क्या शो करवा रही है। अक्सर क्या होता है कि 1 MB 2 MB का लोड होता है और डिस्प्ले 100% कंजम्पशन आ रही होती है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हार्ड डिस्क जो है वो अब किसी काम की नहीं रही, आपको उसको चेंज करना है। आप SSD पे आए, वहां पर 200-300 MB का भी लोड होगा, डाटा ट्रांसफर हो रहा होगा, तो वो इतना ही शो करवाएगा 20% 40%, वो इतनी ही कंज्यूम हो रही है। तो एक तो ये आ गया कि मिनिमम 8 GB, दूसरी चीज आ गई कि मस्ट बी SSD, हार्ड डिस्क को छोड़ दें, अब वो मतलब ओल्ड वर्जन हो चुका है। अब अगर आपके पास पहले से हार्ड डिस्क है लैपटॉप में तो उसको चेंज करें, फिल 4 और SSD लेके आपको मजा आएगा, ठीक है। और अगर आप नया ले रहे हैं तो मस्ट भी SSD, और अगर दोनों ऑप्शन मिल जाए तो क्या ही बात है। अब तो M.2 का जमाना आ गया, वो छोटी सी होती है, वो बोर्ड के अंदर मदरबोर्ड के साथ ही वो फिक्स हो जाती है, जैसे हमारा वाईफाई कार्ड की तरह की, वो कार्ड की तरह भी होती है, तो वो भी लग जाए, साथ में हार्ड डिस्क का भी हो, तो ये है कि जो बड़ी फाइल्स हैं वो आप हार्ड डिस्क में रख सकते हैं, और जो विंडोज आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आप SSD में या M.2 में इंस्टॉल कर लें, तो आपको नजर आएगा कि आप दोनों हार्ड ड्राइव एक साथ यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपके लैपटॉप में एक हार्ड ड्राइव है और आप कह रहे हैं कि ये मैं जाया कर दूं, वेस्ट कर दूं इसको, तो उसमें ये आप कर सकते हैं कि आप जो अपनी विंडोज है वो आप SSD लगवा लें, और वो जो आपकी हार्ड ड्राइव अंदर लगी हुई है उसको अंदर ही लगा रहने दें, तो आपका जो दूसरा डाटा है वो आप उसके अंदर भी रख सकते हैं, जिसके साथ आपका वास्ता कम पड़ता है।
तो विंडोज का अगर हम लोग एसएसडी में कर लेते हैं तो ऑब्वियसली इसकी जो यूजेज टाइम है या उसका स्पीड बूट टाइम है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। अब ये हो गया हार्ड की बात और रैम की बात, उसके बाद आ जाते हैं प्रोसेसर पे। ठीक है, कंपनी का मैं कोई जिक्र नहीं कर रहा, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है सारी कंपनी, क्योंकि प्रोसेसर इंटेल का यूज करना है, रैम आपको जो भी है वो मिल जाती है किसी भी कंपनी की, तो उनको नहीं हम कर रहे, वो अपनी अपनी चॉइस है। हम कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं। लेट्स सपोज जी एक अकाउंटेंट के लिए हम लोग सिस्टम जो है देख रहे हैं कि एक अकाउंटेंट के लिए कौन सा सिस्टम मिनिमम में मैं ऐड कर दूं, जो प्रोसेसर है ना वो आप Core i5 तक देखें, कोई भी मिनिमम, और मिनिमम 4th जनरेशन, इससे नीचे नहीं। ठीक है, ठीक है। अब वो कंपैटिबिलिटी के भी इश्यूज आ गए हैं हार्डवेयर के, उससे कम वाले पे होंगे तो हार्डवेयर अक्सर आपको एरर देंगे, प्रॉब्लम करेंगे। तो आप कह लें मिनिमम 4th जनरेशन Core i5, ये मीन है, ज्यादा पैसा लगा सकते हैं तो और बढ़ा सूटेबल है, और 8GB रैम और SSD। अब SSD आप पे रिक्वायर है ज्यादा, हार्डवेयर आपने करने हैं 256 लगवा लें, 512 लगा लें, ज्यादा स्टोरेज जो है आपको चाहिए उस हिसाब से आप अदरवाइज आप 128 में भी अगर बेसिक आपने वर्किंग करनी है तो आप वो काम चला सकते हैं। अब इस तरह का जो लैपटॉप है बेसिक काम के लिए, बेसिक यूजेज के लिए, बेसिक यूजेज से क्या मुराद है, आप ब्राउजिंग करते हैं, आप कोई डॉक्यूमेंट वगैरह एडिट करते हैं, मूवीज वगैरह देख लेते हैं, तो इतने काम के लिए ठीक है। या बेसिक लेवल की अगर आप कोडिंग भी कर रहे हैं ना तो उसमें भी ये काम देगा आपको। ठीक है। अगर आप कोई हाई एंड हार्डवेयर, जैसे आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट करते हो तो एंड्रॉइड स्टूडियो का आपको यूज करना है, या इस तरह का कोई भी हार्डवेयर है, तो वहां पर ये इतना अच्छा नहीं आपको परफॉर्म करेगा, आपको डिस्टर्ब करेगा, बिल्ड टाइम ज्यादा लेगा। तो लेकिन बेसिक लेवल की प्रोग्रामिंग, सी, पाइथन, इसमें आप अगर किसी ऑफिस में काम करते हैं, जनरली हम ये कह सकते हैं कि वहां पर ये चलेगा, ऑनलाइन है या कोई फाइबर पे कोई आप समझ लें गिग्स वगैरह या गिग्स को हैंडल करता है तो वो उसमें चलेगा। बेसिक लेवल पे आप रिसेप्शन को देना है, अकाउंट वगैरह कोई बंदा यूज करना चाह रहा है तो उसमें वो इजीली चलेगा, बेहतरीन चलेगा उस पर ये। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग डेवलपर्स की तरफ आ जाते हैं, कोई बंदा सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है, बीएस के बच्चे जो हैं वो कर रहे होते हैं, इसमें जो अगली चीज है ना उसमें रैम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएसडी तो ज़ाहिर है वही रहेगी, आप 256 लगवा लें, 512 लगवा लें, उसकी स्पीड आपकी स्टोरेज पे डिपेंड करता है आपको क्या नीड है, आपकी नीड क्या है। अब इसमें ज्यादा जो क्रिटिकल हो जाती है ना वो प्रोसेसर से ज्यादा रैम क्रिटिकल हो जाती है, क्योंकि ये सारे हार्डवेयर एक हार्डवेयर 2-2, 3-3 GB ले जाता है। ठीक है, उसको रैम रिक्वायर होती है फुल फ्लैश चलने के लिए। अब एक चीज मैं और इसमें बता दूं, एक टर्म है, एक टेक्निक है, उसे पेजिंग कहते हैं। ठीक, असल में मसला क्या आता है विंडोज के अंदर, ये है कि जब वो 80% रैम कंज्यूम हो जाती है ना उसकी, तो वो पेजिंग शुरू कर देती है। पेजिंग क्या है, आपने 3 जो है हार्डवेयर ओपन किए हुए हैं, काम तो आप किसी एक पे कर रहे होंगे, तो आपने जिस पे आप वर्किंग कर रहे हो और जो बैकग्राउंड पे है जिस पे आप वर्किंग नहीं कर रहे, विंडोज ने क्या करना है, उसको उठा के हार्ड डिस्क पे स्टोर करना है या एसएसडी जो भी आपकी लगी हुई है उस पर स्टोर करना है और रैम को फ्री करना है। ठीक है, ताकि आगे अगर रैम की जरूरत पड़ती है, हार्डवेयर कोई भी रिक्वायर करता है तो उसको वो मिल सके, तो इस तरह वो रैम को फ्री करता है। इस टर्म को कहते हैं पेजिंग। ये और ऑपरेटिंग सिस्टम भी करते हैं, मैं विंडोज का स्पेसिफिक बता रहा हूँ, वो 80% पे शुरू कर देता है पेजिंग करना, उससे पहले नहीं करता। अब अगर रिक्वायरमेंट है आपकी, बिल फर्ज आपने सारे हार्डवेयर वगैरह चलाए हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है 7 GB और टोटल 8 GB रैम है, तो 80% तो कंज्यूम होगी, उसने पेजिंग शुरू कर देनी है और उसमें आपको वो लैग आना नजर आना शुरू हो जाएगा, वो स्लो हो जाएगी, स्लो हो रहा है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, अगर वो 80% अबव यूजेज में है और आपका कोई हार्डवेयर पहले से ओपन था, बैकग्राउंड में पड़ा है, उसको दोबारा ओपन होने में टाइम लगेगा, या आपने भी नोटिस किया होगा। ठीक है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वो फिर हार्ड से या स्टोरेज से उसको लोड कर रहा होता है। ऑब्वियसली उसके पास अपनी रैम होगी तो वो नेक्स्ट कोई भी एप्लीकेशन, और वो जो दूसरा होगा वो उसके उठा के स्टोरेज में रखना शुरू कर देगा, और जिसकी आपने रिक्वेस्ट की है उसको वो रैम में लोड करना शुरू कर देगा। तो आप ये भी एक समझ लेके रखें कि आपको रैम की कितनी नीड है, आप इस पे भी नजर रख सकते हैं। आप टास्क मैनेजर उसी तरह ओपन करें, रैम यूसेज आपके सामने आएगा। अगर आप देखते हैं कि आप 70 को टच कर रहे हैं, 70-75 को, तो इसका मतलब है आपको रैम की नीड है। अच्छा चलिए इसको समराइज करते हैं। अच्छा सर, मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट एक इंसान के लिए, जैसे हम कहते हैं कि किसी भी नॉर्मल यूजर के लिए मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? जैसे मैंने पहले बताया ना कि रैम जो है वो 8 GB वो इस टाइम में मिनिमम है, इससे कम नहीं। उसके बाद SSD वो लाजम है, आप SSD ही लगवाएं। अब वो डिपेंड करता है आपकी क्या जरूरत है, 128, 256, 512 वो आपने जितनी भी लगानी है। उसके बाद बात करते हैं प्रोसेसर की, तो उसमें मिनिमम Core i5 और 4th जनरेशन।
ठीक है। ठीक है, वो बाकी वो मिसाल है, जितना गुड़ डालेंगे मीठा हो जाएगा, लेकिन मैं जो मिनिमम बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर इससे आप कम में जाते हैं तो अक्सर एप्लीकेशन प्रॉब्लम करती हैं, इवन ब्राउजर को प्रॉब्लम होती है, वो कुछ चीजें उतना इजीली या फास्टली रेंडर नहीं कर सकते उसको। तो मिनिमम क्या हो गया, जो है 8 GB रैम, 8 GB रैम, SSD Core i5 और 4th जनरेशन। ठीक है, हम इससे कम लेंगे आपका काम तो चल जाएगा, लेकिन आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, दिक्कत होगी। और ये है कि ये इस तरह का सिस्टम होगा जिसपे आप ब्राउजिंग वगैरह कर सकते हैं, वीडियोस वगैरह देखनी है या वैसे इंटरनेट पे सर्चिंग करनी है, वो हो जाएगा इजीली, आप कर सकते हैं। ऑफिस के लिए ऑफिस वर्क बेहतरीन उस पे हो जाएगा, वर्ड एक्सेल जो भी आप उस पर चलाना चाहते हैं, और बेसिक लेवल की प्रोग्रामिंग भी आप कर सकते हैं इजीली उस पे। बेसिक लेवल मतलब कोई हाई एंड टूल ना हो लाइक एंड्रॉइड स्टूडियो टाइप, वो बहुत ज्यादा जो है रिसोर्सेज कंज्यूम करते हैं। तो आप लाइक पाइथन पे काम कर रहे हैं, PHP पे काम कर रहे हैं, तो वो आप इजीली उस पे काम कर सकते हैं। तो ये आपका बेसिक हो गया। अब उसके बाद आ जाता है कि थोड़ा सा अगर आपने प्रोग्रामिंग के लिए लेना है या थोड़ा सा हाई एंड आपको चाहिए, तो उसमें आप जनरेशन बढ़ा लें, क्योंकि रैम और जो वो चीजें वो तो आप अपनी मर्जी से अपग्रेड कर सकते हैं। उसमें मैं कहूंगा कि अगर आपने एंड्रॉइड या इस तरह के सॉफ्टवेयर पे आपने काम करना जो ज्यादा मेमोरी हंग्री होते हैं जो ज्यादा, तो वहां पर आप मिनिमम 12 GB पे जाएं। लैपटॉप में 2 की ऑप्शन होती है, आप एक 8 लगा लें, एक 4 लगा लें, अगर कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं तो आप 16 GB पे चले जाएं, वो आपका सिस्टम भी सपोर्ट करता हो तो आप 16 GB पे चले जाएं। और उसके बाद फिर प्रोसेसर जो है ना वो 6-7 Gen तक जाए, ठीक है। और उसमें फिर क्लॉक साइकिल का भी ध्यान रखें, वो 1.7 1.6 वाले ना लें, 2 पॉइंट समथिंग से ऊपर का ही हो, जो गीगाहर्ट्ज है ना उसके वो ऊपर के ही हो, 2.2 2.4 समथिंग यहाँ पर हो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो जितना ज्यादा होगा सिस्टम, चाहे सिंगल थ्रेड मल्टी थ्रेड जो भी है, वो जितना ज्यादा होगा वो पर सेकंड ज्यादा इंस्ट्रक्शंस को जो है वो एग्जीक्यूट कर सकता है। अच्छा, गीगाहर्ट्ज का थोड़ा सा ब्रीफली चले बता ही दे दिया आपने, जैसे बात की पर सेकंड, इसमें ये होता है कि जिस तरह मल्टीपल कमांड्स आप एक साथ कोई भी आप सिस्टम कमांड देते हैं, तो बैकएंड में ऑब्वियसली वो मिलियंस ऑफ कमांड्स में चल रही होती हैं, यूजर की सेपरेट हैं, आप जो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं उसकी सेपरेट। तो जो गीगाहर्ट्ज है ये उतनी कमांड जो है पर सेकंड यूज कर जो है आपको, उसमें थोड़ा सा फर्क है कि एक कमांड कितने साइकिल लेती है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा फर्क है। इसको थोड़ा सा मतलब शार्ट कर लेते हैं, हम कहते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी 100 है, 100 हर्ट्ज है, एक सेकंड में 100 साइकिल उसके चलते हैं। अब अगर एक कमांड 10 साइकिल लेती है तो वो पर सेकंड 10 कमांड एग्जीक्यूट कर सकता है। तो इस तरह थोड़ा सा फर्क है कि कोई कमांड कितने साइकिल में एग्जीक्यूट होती है। तो अब जाहिर है जितने ज्यादा उसके गीगाहर्ट्ज होंगे, साइकिल जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, वो उतनी ज्यादा कमांड एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। लेकिन वो ये नहीं कि उतने गीगा कमांड एग्जीक्यूट कर लेता है, वो कुछ ना कुछ उसकी डिवीजन होगी, 4 या 6 पे उसको डिवाइड करके फिर ही पता चलेगा कितनी, और फिर एक काम को करने में कितनी इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर है, मल्टीप्लिकेशन करने में, प्लस करने में, या कोई भी आप काम करवा रहे हो सिस्टम से, तो वो एग्जैक्टली तो नहीं आपको कोई परफॉर्मेंस का पता चल सकता, क्योंकि वो हार्डवेयर पे डिपेंड करता है कि उसको क्या चीजें रिक्वायर है, कितनी इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर है। तो ये तो होगी मिनिमम। और फिर उसके बाद आप बात कर लेंगे जो हाई एंड है, मतलब थोड़ा सा वो, हाँ, ग्राफिक डिजाइनिंग का, ग्राफिक डिजाइनिंग में ना मैं रेकमेंड नहीं करता कि आप लैपटॉप लें, ठीक है। एक और चीज होती है, उसे कहते हैं थर्मल थ्रॉटलिंग। थर्मल थ्रॉटलिंग क्या है कि जब उस पे सिस्टम पे लोड होता है, प्रोसेसर पे लोड होता है, तो वो गर्म होना शुरू हो जाता है। अब वो अगर एक लिमिट से ज्यादा गर्म होगा ना, तो उसके बाद वो बर्न हो सकता है, खराब हो सकता है। तो उससे बचाने के लिए क्या करते हैं कि उसकी फ्रिक्वेंसी को कम कर दिया जाता है। अगर उसकी बेस फ्रिक्वेंसी भी जो क्लॉक उस पे चल रहे हैं वो 2.0 गीगाहर्ट्ज था, तो उसको कम कर दिया जाएगा, वो 1.7 1.6, तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड कम हो जाएगी, वो 20-30% तक उसकी स्पीड डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो उसे कहते हैं थर्मल थ्रॉटलिंग। अब प्रोसेसर तो सेम ही है, मतलब सेम आपको लैपटॉप, तो वो क्यों नहीं करते? वो इसलिए नहीं करते, जो सिस्टम है आपने देखा होगा कि उसको इतने बड़े हीट सिंक होते हैं, हाथ में भी पूरा नहीं आता, प्रोसेसर के ऊपर हीट सिंक, उसके ऊपर इतना बड़ा हीट सिंक होता है, फिर उसके साथ फैन होता है, एक फैन बॉडी के साथ होता है, एक फैन पावर सप्लाई में होता है, तो 3 या मिनिमम 2 फैन होते हैं सिस्टम के पास, और बड़ा सारा हीट सिंक होता है। डिपेंड कर रहा होता है कि आपने अगर ज्यादा लगाना है, ज्यादा भी लगवा सकते हैं, तो उसमें एयर वेंटिलेशन और कूलिंग सिस्टम उसका बेहतर होता है, वो प्रोसेसर को ठंडा रखता है। अब लैपटॉप की आप बात करें तो उसमें आप देखेंगे कि बिल्कुल इतने से तो हाइट होती है लैपटॉप की, तो इससे भी हाँ थिन हो चुके हैं, तो जो वेंट आपको नजर आ रहे थे ना एयर के लिए, उतना सा हीट सिंक होता है उसका, इतना सा हीट सिंक उसमें लगाएंगे, कॉपर पाइपिंग वगैरह कर देंगे। अब ग्राफिक्स के लिए मेन चीज आपको ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत होती है,
वो जितना अच्छा होगा, बेहतर होगा, आपको वो ईज करेगा। उसमें सीपीयू से भी बात आगे चली जाती है ग्राफिक्स के मामले में। आप चाहे वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, उसमें भी वो 3D रेंडरिंग और ये सारा कुछ जो उनमें भी इसको चाहिए होता है, ग्राफिक कार्ड पे हो रहा होता है, वो ज्यादा हीट अप होते हैं। और उसमें भी आप देखेंगे क्या मजाक है कि दोनों का हीट सिंक सेम होता है। हाँ, मतलब ग्राफिक कार्ड का और जो है दो चिप लगी होती हैं, उसके ऊपर कॉपर पाइपिंग देते हैं, ठीक है, दोनों चिप के ऊपर, और आगे एक ही हीट सिंक और एक ही फैन होता है। आप ज्यादा महंगे वाला लें तो मैं भी उसमें 2 अलग अलग फैन लगा दिए जाए, लेकिन वो मैंने नॉर्मली देखा है, जो मेरे पास परसेंट है उसमें 2 GB का ग्राफिक कार्ड है और वेंटिलेशन तो एक ही है, सिंपल सिंगल ही है। वो हाई एंड जो 3-4 लाख के जो बड़े लैपटॉप है वहां पर होता है, वो बैक साइड से वेंट होते हैं और उसमें 2 फैन लगे होते हैं, तो वो भी थर्मल थ्रॉटलिंग करते हैं। वो ये नहीं कि वो फिर बेहतर हो जाते हैं। तो इसलिए और इसी वजह से आपको 3 गीगा 3 पॉइंट समथिंग के नहीं आपको लैपटॉप नजर आएंगे। वो अगर हैं भी तो स्पेशल बनाएंगे और इतने इतने मोटे होंगे, उसमें फिर हीट सिंक उस हिसाब से लगाए जाते हैं। तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता कि आपको लैपटॉप लें। पोर्टेबिलिटी है वो तो एक इसका बेनिफिट है, लेकिन आपको ग्राफिक्स के मामले में काम नहीं देगा, ये प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करेगा। जो पीसी है वो लॉन्ग टर्म है, वो बनाए भी उस हिसाब से जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि चाहे ग्राफिक्स का भी हो या कोई भी हो, कोई भी ऐसे इंसान जो डेली 8 से 9 घंटे, क्योंकि प्रोग्रामर्स हैं और एक्सटेंसिव काम कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली उन्होंने काम करना है, एक्सटेंसिव काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ज्यादा बेहतर है, कि वो पीसी पे काम कर रहे हैं। पोर्टेबिलिटी के लिए ठीक है, आप ये कर सकते हैं, लेकिन मैं यही रेकमेंड करूंगा जब इस तरह का आपका काम हो, ग्राफिक्स लेवल का जब काम आप कर रहे हैं, तो आपके पास आपको लोगो डिजाइन करना है, कोई फोटोशॉप टाइप आप चीज कर रहे हैं तो वो चल जाएगा। लेकिन जब आप इससे आगे जा रहे हैं, वीडियो एडिटिंग और इन तरह की चीजें जा रहे हैं, एनिमेशन पे, तो फिर तो आप सोचे ही ना कि लैपटॉप आपको कोई बेनिफिट देगा, फिर तो वो पीसी पे। और लास्ट में एक चीज आपके साथ शेयर कर दूं कि आप जो भी परचेज करने जा रहे हो, सबसे पहले तो आप जाए मार्केट में। मार्केट में जाके पहले तो, क्योंकि आप वही बाय कर सकते हैं जो अवेलेबल है, ठीक है, एक तो पूरी सीरीज है, वो आपको सारी तो नहीं मिल जाएंगी मार्केट में, तो आप उनके नंबर्स ले आए, ठीक है, चाहे बोर्ड है, चाहे लैपटॉप है, चाहे प्रोसेसर है, आप उनके नंबर्स ले आए और उनको देखें सिस्टम पे, और अपने सॉफ्टवेयर के साथ उनका रिव्यू चेक करें, कंपैटिबिलिटी चेक करें। आप कोई भी सॉफ्टवेयर जो यूज कर रहे हैं, आप कोई एबीसी, आपके पास प्रोसेसर का नंबर है, कोई XYZ सॉफ्टवेयर है, आप उसकी कंपैटिबिलिटी और बेतहाशा आपको रिव्यूज और कंटेंट मिल जाता है आपको यूट्यूब पे, हाँ, आर्टिकल मिल जाता है। वो जो आप 1 घंटा आधा घंटा लगाएंगे ना, वो आपको लॉन्ग टर्म में फायदा देगा, ठीक है। वो आप एक टाइम थोड़ा सा लगा लें, रिव्यूज को चेक करें और प्रॉपरली जो चीज आपको रिक्वायर है वो ही लें, ठीक है, वो तभी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करेगी। और जब आप इतना होमवर्क करेंगे तो आपको कोई चीट नहीं कर सकता, कुछ चूना नहीं लगाएगा कि नहीं ये ले जाओ, ये ही है बस सबसे भारी मशीन ही ये है, ये ले जाओ, ये आपको काम देगी, वो नहीं करेगा। ये लिटरली होता है, ये बात निकल आई चूना लगाने से। मैं कोई 2-2.5 साल रहा हूँ मार्केट के अंदर, ठीक है, मार्केट के अंदर रहा हूँ, शॉप्स के ऊपर किस तरह से सेलिंग होती है, ये क्या हरकतें करते हैं, वो सारा कुछ मैंने देखा होगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आप एक और लतीफा सुने ना, कि ये कभी ये नहीं पूछेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप लेने जाए ना, सिस्टम लेने जाए, ये पूछेंगे आपका बजट क्या है। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, आपका बजट, आपकी रेंज, हाँ, कितनी रेंज में है, ठीक है, आपसे वो रेंज पूछेंगे और फिर आप अंदाजा लगा रहे हैं इसको चिपकाना कौन सा है। 10,000 की चीज होगी ना, 10,000 का लैपटॉप है, मिसाल मैं दे रहा हूँ, आपने कहा जी मेरी रेंज 15,000 है, उसने वो उठा के आगे कर देना, ये ले जी ये 15,000 का है, ठीक है, क्योंकि आपको उस रेंज में वो फंसा रहा होगा। तो मैं आपको यही कहूंगा कि कभी भी रेंज की बात ना करें उसके साथ, अपना ना बताएं कि आपने इतने पैसों का लेना, ना आप एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट बताएं कि मुझे ये चीजें चाहिए। उसको फिर ये डन हो जाता है उस केस में कि इसको ये चीज चाहिए, इसको रिक्वायर है, ठीक है, रिक्वायरमेंट ये है, ये लेने ये आया है, ठीक है, तो इसको फिर मुंह मांगे पैसे इससे उसके भी लिए जा सकते हैं। एक तो ये कि आप मार्केट विजिट कर लें, बेस्ट है, आप 1-2 से पूछें कहां से कहीं से कोई 500-600 हज़ार बचता है, तो वो आप बचाएं। और दूसरा ये कि आप इनको एग्जैक्टली ना बजट बताएं, ना अपनी स्पेसिफिकेशन बताएं, और सिंपल जाके कहें मुझे 5th-6th जनरेशन लैपटॉप दिखा दो, हाँ, 5th जनरेशन 6th जनरेशन रखोगे, बाकी चीजें आप काम ज्यादा कर सकते हैं, रैम है, हार्ड डिस्क है, वो आपका बोर्ड प्रोसेसर होता है, बोर्ड प्रोसेसर है, मॉडल क्या है, अगर आप लैपटॉप भी ले रहे हैं तो उसका मॉडल क्या है, कितना पुराना है, ये मेन चीजें आपने देखनी होती है। तो आप उससे वो ही लें और बाकी नीति गिटी बाद में डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपको एक तो रेट का आइडिया हो कि वो आपको कितने में वो दे रहा है। जब वो फाइनल हो जाएगा फिर उसमें प्लस माइनस होगा कि आपने रैम ज्यादा करवानी है तो कितने का होगा,
ठीक है, तो वो प्लस माइनस बाद में हो जाएगा, तो ये ना करें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं मार्केट में रहा हूँ, मुझे पता है उसने क्या करना है। लिटरली 2-3 लैपटॉप आगे सामने रखेगा, ठीक है। अब बायर को तो ज्यादातर नहीं पता होता क्या चीज है। आप आज जितनी डिटेल हमने शेयर की है, तो बायर को तो नहीं इतनी डिटेल पता होती है कि ये नंबर्स का जो एंड पे ये लेटर MQUT लिखे हुए हैं, इनका भी कोई मतलब है। उनके लिए तो सारे सेम है, Core i5 है जी, सारे Core i5 है, उन्होंने Core i5 का रेट लगा देना, ठीक है। और इनमें $100-150 का फर्क है इन लेटर्स के चेंज होने में। एक प्रोसेसर अगर $200 का है, वही Core i5 में $300 का भी हो सकता है, $350 का भी हो सकता है। आपको उन्होंने सेम चिपकाना है, ठीक है। वो उसने क्या करना, 2-3 लैपटॉप रखने और कहना ये सबसे बेस्ट है आपके लिए, बाकी मशीन नहीं आपके लिए है, वो छोड़ दे, ये बेस्ट है, ये ले जाए, मैं कह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो वो आप भी एतमाद में आ जाएंगे कि यार वो अपनी मशीन को कह रहा है कि वो नहीं ठीक है, ये वाली ठीक है, तो गाइड कर रहा है, तो आप ले लेंगे। अगला ग्राहक आएगा, वो जो आपके काम की नीयत थी है वही उसकी थी, उठा के वो आगे कर देंगे। उसके लिए तो सारी चीजें भेजने के लिए आप देखें, कस्टमर जो है दुकान वाला है वो कभी भी अपनी प्रोडक्ट की तो नहीं बुराई करेगा, कभी भी वो ये कहेगा हाँ ये वाली चीज आपके लिए, आपको बताने के लिए ये वाली बड़ी अच्छी है। वो ट्रिक होता है, ये भी ट्रिक होता है। 3-4 चीजें रखी है बेचने के लिए बैठा हूं, बेचने के लिए, आपको कह दिया ये अच्छी है, दूसरे को कह दिया ये अच्छी है, तो ये तो इसी तरह से इस मामले में एटलीस्ट दुकानदार के ऊपर तो ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो तो सब कुछ अपना बेचने के लिए। दुकानदार छोड़ो, जिस पे ट्रस्ट करके आप दुकान वाले के पास जाते हो उसमें भी नहीं कर सकते। चलो ये भी बात आ गई है। मतलब हम लोग अगर मैं किसी को कहता हूँ जब कोई फ्रेंड है आने वाला है, या फिर कोई IT का हमारा कोई पता यार, मैं बता देता हूँ आपको, 6-7 साल पहले की बात है, शायद इससे भी पहले की, जब मैं मार्केट के अंदर था, तो मैं इसीलिए डेफिनेट होकर बता सकता हूँ, मैंने ये सारा कुछ देखा हुआ है, इसीलिए आज जो शेयर हो रहा है ये सारा कुछ। आप जिस पे एतबार करके जाते हैं वो मार्केट के अंदर काम कर रहा है, ठीक है, आपका कजन हो सकता है, दोस्त हो सकता है, व्हाटएवर कोई भी हो सकता है, वो उनकी कमीशन होती है वहां पे। आपको लेके वो कहेगा जी ये मेरा फलान लगता है, इसको जरा अच्छे से ट्रीट करना। वो अच्छे से ट्रीट करने का मतलब ये होता है कि जरा अच्छे से मेरी कमीशन के साथ। उस टाइम कमीशन 500 चलती थी, बड़ी रकम थी उस टाइम में, 500 बड़ी कमीशन होती थी, तो 500 चलती थी। अब होता क्या था मैं आपको बताऊं, 10,000 का अगर सिस्टम है ना, वो 11,000 का लगाएगा। उसने खुद से तो नहीं देनी कमीशन, वो कमीशन भी आपसे लेके देगा, और कमीशन से भी ज्यादा लेके देगा, क्योंकि वो बार्गेन में अगर थोड़ी बहुत कम भी करनी पड़ी तो हो जाएगा। हो सकता है वो 10,000 वाला आप डायरेक्ट जाते 9.5 में दे देता, क्योंकि उनको पता होता है बार्गेन करनी है कस्टमर ने, तो 200-400 का मार्जिन देना ही पड़ेगा, तो वो आपको 11 करेगा। अब उसमें मसला क्या है, मैं बिलफर्ज आपको लेके गया हूँ, अगर मैं वहां पे बात करनी शुरू कर दूंगा तो आप कहोगे यार मुझे क्यों लेके आए हो, मैं आपको अच्छे दुकान वाले के पास लेके आपको अच्छी चीज लेके दे रहा हूँ, मार्केट में तो ये होता है वो होता है, तो आप फिर वहां बोल नहीं सकते कि यार मैंने अगर इसको आगे किया तो वही बात करेगा कि मैं को अब ना बार्गेन कर सकते हो, ना रेट कम कर सकते हो, और उल्टा आपको राय तो क्या मिलनी थी, कमीशन भी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये, और आपको वो इन्वेस्टमेंट आप वो क्या करेगा, 50 साइड की बोतल पिला देगा जी, बड़ा प्रोटोकॉल दिया है जी इनके, और इनकी वजह से, हाँ इनकी वजह से, नहीं तो ये तो 15,000 का सिस्टम है। ये तो मैं इन भाई के मुंह को, इनके प्यार को मैं आपको इतने तो हम लोग फिर ये कह सकते हैं कि आपने जब भी अपना पैसा खर्च करना है किसी के ऊपर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, कुछ भी आप अगर आपने 1 लाख 1.5 लाख की मशीन लेनी है, चले 50,000 की भी कोई लैपटॉप या पीसी लेना है, तो जितना सगा, जितने आपको पता है कि आप अपने पैसे कहाँ पे खर्च करने हैं, दुकानदार ना तो अपनी प्रोडक्ट की बुराई करेगा, और जो आपके साथ वाला में भी वो कमीशन ले रहा है या नहीं ले रहा, हम ये कहते हैं कि हर कोई ऑब्वियसली कमीशन ले रहा है, तो में भी कुछ ऑब्वियसली लोग इस तरह मोस्टली होता था, और जिस तरह आपने वो पैसे कमाए वो आपको पता है, उसमें से 100 देना भी क्यों दे, बिल्कुल 100 भी क्यों देना। तो बेस्ट यही है कि आप खुद नॉलेज रखें, किसी पे आपने क्या मतलब करना, वो जो मर्जी चिपका दे, आपको क्या पता है, ये आपकी, मेरे ख्याल से तो हर एक की जिम्मेदारी बनती है, जब वो कोई चीज खरीद रहा है उसके बारे में इल्म रखे, सर्च करें, ठीक है। और अब तो ऐसा कोई चीज भी नहीं है, आपके फिंगर टिप्स पे है, मोबाइल पे है, गूगल सर्च करें, आपको फौरी तौर पर रिजल्ट मिल जाते हैं। आप ऑनलाइन भी चीजों को देखें, ऑफलाइन भी जाएं, लाइक मार्केट में जाएं, मुख्तलिफ लोगों से जाकर आप पूछें, क्योंकि इस तरह की जो चीजें हैं, जो ग्रोसरी तो है नहीं कि रोज आके खरीदनी है, आज पत्ती ठीक नहीं आई तो खैर है अगली दफा ठीक ले आएंगे, चीनी नहीं वो इतनी अच्छी मिली है, तो ये वो चीज तो है नहीं, ये तो सालों में एक बार चीज लेनी है, और बड़ी तकलीफ होती है दोबारा लेते हुए, ऐसे है, ठीक है। एक तो वो अटैचमेंट वाला मामला भी चले हो जाता है, और दूसरा एक अच्छी खासी रकम लगती है,
ठीक है, और आपने 50 की ले ली ना, ये 25 की भी नहीं किसी ने वापस लेनी है। ये ऐसे ही होता है। आपको तो चाहे आप लेके अगले दिन चाहे उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, आपको अपग्रेड ही करना है, ऐसा। आपको थोड़ी बेहतर मशीन आप चाहिए, फॉल्ट कोई भी नहीं है, वो आपसे अगले ही दिन, अगले दिन छोड़ो, आप दुकान से बाहर आए वापस गए, उसने कहना 30% 35% कटिंग होगी। हाँ, रिटर्न का उनका होता वो है, पॉलिसी ये होती है उनकी। उनकी पॉलिसी की इतने परसेंट वगैरह। ठीक है, तो ये इस तरह की जो चीजें हैं, इसमें इतनी तो फिर मेहनत बनती है, जहां इतनी मेहनत करके आपने पैसा कमाया है, तो इतनी तो इसमें मेहनत आपको करनी चाहिए कि आप इस पे रिसर्च वर्क करके प्रॉपर्ली देखभाल के और फिर जाके वो लेके आए। तो इन शॉर्ट गाइस, आपने जब भी कोई पीसी या लैपटॉप लेने के लिए जाना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा तो यही है कि आप उसके रिव्यूज देखें, थोड़ी रिसर्च वर्क करें, क्योंकि पहले अगर आप 1 घंटा 2 घंटे लगा लेते हैं तो वो बाद में आपके लिए परेशान होने से काफी ज्यादा बेहतर है। तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है कि आप यूट्यूब पे कोई रिव्यूज देख रहे हैं, कोई आर्टिकल देख रहे हैं गूगल के ऊपर। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।